गुड इवनिंग एवरीवन, क्विकली ज्वाइन करो सेशन। सेशन को क्विकली ज्वाइन करो। गुड इवनिंग अविनाश, गुड इवनिंग संजीत, गुड इवनिंग एवरीवन। साउंड क्लियर है क्या बाबू? कमेंट कर दो एक बार। साउंड क्लियर है क्या? गुड इवनिंग संजीत, गुड इवनिंग अविनाश। साउंड क्लियर है क्या? कमेंट करो। साउंड क्लियर है क्या? ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे और हमने डॉट प्रोडक्ट को डिटेल में डिस्कस किया था, है ना? कोई प्रॉब्लम है आपको डॉट प्रोडक्ट में? कोई ऐसा चीज़ जो समझ में नहीं आया हो? डॉट प्रोडक्ट में कोई ऐसा चीज़ जो आपको समझ में नहीं आया हो? ठीक है, ऑल क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको तो चेंज किया जाए क्या? हम्म, ये ठीक है। ओके। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं आगे। चलो एक क्वेश्चन देते हैं तुमको, ट्राई करो इसको। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी और फोर्स का वेक्टर दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप न्यूटन। ये फोर्स का वेक्टर है ना? इट प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, है ना? तो फाइंड दी वर्क डन बाय दी फोर्स। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो तो थोड़ा सॉल्व करो इसको। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी और एफ की वैल्यू दी गई है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप न्यूटन एंड इट प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, है ना? तो फाइंड दी वर्क डन बाय द फोर्स, आपको वर्क डन बाय द फोर्स निकालना है। ठीक है, ट्राई करो, इसका आंसर बताओ। पिछले बार मैंने आपको वर्क के बारे में बताया था कि वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो। गुड इवनिंग रघुनाथ, गुड इवनिंग विश्वास, गुड इवनिंग पलक। सॉल्व करो बाबू इसको। इतना टाइम? जल्दी बनाओ। वर्क को अगर डिफाइन करें तो हम लोग इसको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप
2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और इसका डॉट है i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप का। ठीक है, तो आप i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, और माइनस, और ये मल्टीप्लाई होगा तो -4 इंटू -3 मिलकर हो जाएगा 12। तो आंसर आ गया 17 जूल। आंसर 17 जूल कितने लोगों का आया है? संजीत पांडे 29 जूल कैसे आपका आ रहा है भाई? वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल्स। ये सब तो आप पढ़े होंगे, 9th 8th 9th में पढ़ते बच्चे, नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे हम लोग के 8 से 8 क्लास के भी जुड़े हुए हैं। तो वर्क जो है वो बेसिकली 17 जूल होगा, है ना, 17 जूल। जूल जो है वो वर्क का यूनिट है ना। जैसे मान लीजिए आप मास का यूनिट केजी लिख सकते हैं, लेंथ का यूनिट मीटर सेंटीमीटर लिख सकते हैं, उसी तरीके से वर्क का जो यूनिट है वो 17 जूल्स होगा। ठीक है, बहुत ईजी था ये। ठीक है, और वर्क में और हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें वर्क के बारे में पढ़ेंगे जब हम लोग फिजिक्स में वर्क चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, जब फिजिक्स में वर्क का चैप्टर आएगा तो हम लोग और भी डिटेल में बातें करेंगे वर्क से रिलेटेड। ठीक है, अभी टाइम बिंग के लिए, क्योंकि बस डॉट प्रोडक्ट बता रहे थे तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया उसके रिगार्डिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, हम तुमसे एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट लिखें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और एक लिखे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो तुम्हारा क्या ख्याल है इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होगा? है ना, मतलब हम अगर ऑप्शंस लगा दें तो आप बताइए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होगा, या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ग्रेटर दैन वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होगा, या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लेस देन वेक्टर बी डॉट ए होगा, या आप बता नहीं सकते, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, कैन नॉट से। कमेंट करो, बताओ क्या होना चाहिए। मेरे पास दो वेक्टर है, दुनिया में कोई भी दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और हम उनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? एक बार ए डॉट बी ले रहे हैं और एक बार बी डॉट ए ले रहे हैं। तो इनमें से कौन सा सही होगा? वेरी गुड, सब बच्चों का सही है। ए डॉट बी विल बी इक्वल टू बी डॉट ए, है ना, क्योंकि अगर आप ए डॉट बी लिखोगे तो भी आप लिखोगे ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ये सारे स्केलर्स हैं, है ना, ए मैग्नीट्यूड है, बी मैग्नीट्यूड है, और कॉस थीटा भी एक नंबर ही आएगा। अगर आप वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए भी लिखते हो तो भी आप इसको बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा लिख सकते हो। तो मेरे हिसाब से जो वैल्यू ए बी कॉस थीटा की आएगी वही वैल्यू बी ए कॉस थीटा की आएगी, क्योंकि दोनों ही क्या है, स्केलर है। है ना, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई यहाँ पे करो या यहाँ पे करो, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। इसका मतलब वेक्टर ए डॉट बी और वेक्टर बी डॉट ए सेम ही होता है ना। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप ए डॉट बी ले लीजिए या बी डॉट ए ले लीजिए, वो चेंज नहीं होता, वो दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं। वेरी गुड। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है बाबू, थोड़ा इसको भी देख लो अच्छे से फिर आगे बढ़ेंगे। पोजीशन वेक्टर, फिजिक्स में इसका काम आएगा। पोजीशन वेक्टर, ठीक है, चलो ध्यान देना। पोजीशन वेक्टर क्या है? जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर एक एक्स वाई प्लेन है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और ये आपका ओरिजिन है। इस एक्स वाई प्लेन में हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे 2,3 मैंने पॉइंट ले लिया, है ना, 2,3 मैंने क्या ले लिया, पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो अगर 2,3 आप यहाँ पर कोई पॉइंट ले रहे हैं, इसका मतलब इसका जो x है वो 2 यूनिट्स है, और इसका जो y है वो 3 यूनिट्स का है। मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट्स है, और ये जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है। ठीक है, अगर आप ओरिजिन से अगर आप ओरिजिन से एक वेक्टर यहाँ पर ऐसे इस पॉइंट पर लेकर चले जाओ, एक ओरिजिन से आप एक वेक्टर लेकर चले जाओ यहाँ पर, तो आप इस वेक्टर को ही बोलोगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी है ना, कोई बॉडी है वो 2,3 पॉइंट पर खड़ा है।
एक बॉडी है जो 2,3 पॉइंट पर उसका लोकेशन बता रहा है, उसका पोजीशन बता रहा है कि एक बॉडी 2,3 पॉइंट पर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि उसका पोजीशन वेक्टर बताइए, है ना, उसका पोजीशन वेक्टर बताइए, तो आप ओरिजिन से लेकर के उस पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है एरो वाला, है ना, यही इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहा जाएगा। पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं, एक ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट का लोकेशन बताए, है ना। तो उसके लिए आप ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक एक वेक्टर कनेक्ट कर दीजिए, इसी चीज को आप बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, है ना। पोजीशन वेक्टर मतलब, हाँ बिल्कुल, पोजीशन वेक्टर मतलब जो किसी भी चीज का लोकेशन बताए। हाँ, लोकेशन आप बताने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे अगर आपको बताना है कि कोई बॉडी 2,3 पॉइंट पर है, तो आप उसके लिए इस पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, कितने बच्चों को चमक गया ये कमेंट करो तो जल्दी, जल्दी बल्ब जला दो अगर चमक गया तो। सर अगर जीरो ही उसका टेल है तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट वेक्टर से मैच होगा ना। क्या बोल रहे हो विश्वास, ठीक से लिखो बाबू। ये क्लियर हो गया, चलो आगे देखते हैं। थोड़ा यहाँ पर देखना, ठीक है। आ, आपके पास दिस इज एक्स, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई, दिस इज वाई डैश, ये आपका पॉइंट हो गया ओरिजिन। यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो कुछ x1 कॉमा y1 है, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो से x2 कॉमा y2 है, ठीक है। हम इसको ए पॉइंट बोल देते हैं, इसको बी पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। मेरे पास दो पॉइंट हैं, तो ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसको ओ ए वेक्टर लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से एक, तो यहाँ से आप एक ऐसे पॉइंट कर सकते हैं ओ ए वेक्टर। सिमिलरली यहाँ से आप इसको मिला देंगे तो ये बी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। आप इसको क्या बोलोगे, है ना, आप इसको क्या कमेंट कर सकते हो, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और आप इसको कमेंट कर सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ठीक है। तो ये ओ ए वेक्टर है, ये ओ बी वेक्टर है। अब ओ ए वेक्टर को क्या लिखोगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है x1, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है y1, तो हम इसको लिख सकते हैं x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। और ओ बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है x2, तो लिखेंगे x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। कितने बच्चों को यहाँ तक क्लियर है, जल्दी जल्दी बल्ब जला दो अगर आपको ये बात समझ में आ रहा है तो। मैंने दो पॉइंट लिए, है ना, मैंने दो पॉइंट लिए, ए और बी, मैंने दो पॉइंट लिए और दोनों पॉइंट के मैंने पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिए। जल्दी जल्दी बल्ब जलाओ। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम निकालना चाहते हैं ये वेक्टर, इस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। हम आपको यहीं पर सिखा दे रहे हैं क्योंकि आप वेक्टर वगैरह पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ यहीं पर सीख लो, फिजिक्स में इसका यूज़ करेंगे फिर डायरेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना चाहते हैं। ऐसा समझ लो कि आपका कोई बॉडी था, वो पहले किसी पॉइंट ए पर था और कुछ समय के बाद वो पॉइंट बी पर चला गया, है ना। आपका कोई बॉडी था, वो पहले x1 कॉमा y1 पर था और कुछ समय के बाद वो किस पॉइंट पर चला गया, x2 कॉमा y2। तो इस पोजीशन चेंज के लिए, है ना, यहाँ पर पोजीशन का चेंज हो रहा है ना, तो इस पोजीशन चेंज के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है। इस पोजीशन चेंज के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर निकालना है ना। ये इसका इनिशियल पॉइंट था और ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया, ये इसका फाइनल पोजीशन है और ये इसका इनिशियल पोजीशन था। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक स्ट्रेट लाइन से इनको कनेक्ट कर देंगे ऐसे, है ना। आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए आप एक स्ट्रेट लाइन से इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब,
है ना, इनिशियल, ये जो आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो लिखेंगे, ये जो आपका ए से बी वेक्टर जो आएगा, ए से बी डायरेक्शन देख लो, इसका डायरेक्शन ऐसा है, इसका डायरेक्शन ऐसा है, ये ओ ए वेक्टर है, ये ओ बी, देखो ओ से ए, ओ ए मतलब ओ से ए वेक्टर, तो ओ से ए के डायरेक्शन में, ओ बी वेक्टर मतलब ओ से बी के डायरेक्शन में, तो ए से बी जो वेक्टर आएगा ना, एरो देख लो, ये ए से बी वेक्टर, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ एरो, डायरेक्शन ऑफ एरो ए से लेकर बी तक रहेगा, तभी ए बी वेक्टर लिखा गया, ए बी वेक्टर मतलब ए से बी का डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये जो वेक्टर आएगा, इसी वेक्टर को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसी वेक्टर को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। तो अब आपका मोटिव है कि आपको ये ए बी वेक्टर कैलकुलेट करना है, अब आप ये ए बी वेक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं, हमको बताओ कि तुम कैसे ए बी वेक्टर निकालोगे, है ना, क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, हमको ये येलो वाला वेक्टर चाहिए, तो हम येलो वाला वेक्टर कब कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमको ओ ए और ओ बी वेक्टर दिया है तो। ए बी वेक्टर किसके बराबर आएगा, नहीं हमको, हमको इसका लेंथ नहीं चाहिए बाबू, हमको वेक्टर के फॉर्म में चीजें चाहिए, है ना, क्योंकि आपको ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगाकर इसका लेंथ निकाल सकते हो, लेकिन हमको ओवरऑल वेक्टर चाहिए, हमको पूरा का पूरा वेक्टर चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड विश्वास। आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, है ना, इन ट्रायंगल ओ ए बी, वेरी गुड, आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, इस ट्रायंगल को बाबू अगर तुम ध्यान से देखो, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर का अरेंजमेंट यहाँ हेड टेल है, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर, और ओबी वेक्टर को देखो, तुम ध्यान से देखोगे तो ओबी वेक्टर तुमको ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर का रिजल्टेंट दिखेगा, बहुत सुंदर, वेरी गुड, है ना। इस ट्रायंगल में आप ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर को ऐड कर दोगे तो आपको ओ बी वेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो इस ट्रायंगल में आप लिख सकते हो कि ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि ए बी वेक्टर जो है वो आपका ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर होगा, ए बी वेक्टर माइनस ओ बी, और ओ बी वेक्टर भी आपको पता है और ओ ए वेक्टर भी पता है, इसका मतलब जो इसका डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर आएगा, क्या सिखाया था, इसमें से इसको माइनस कर देना है, तो क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, तो ये वाला जो वेक्टर है दिस इज डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। कितने बच्चों को ये चमक गया, कितने बच्चों को समझ में आ गया। वेरी गुड, है ना। इसका मतलब आपको क्या करना है, आप इस फॉर्मूले को थोड़ा समझने की कोशिश करना है, ठीक है। कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए तो आप ओ बी वेक्टर क्या था, फाइनल पोजीशन वेक्टर, और ओ ए वेक्टर क्या था, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, है ना। तो कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर चाहिए तो आप हमेशा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर चेक कर देना हमेशा, ठीक है। कभी भी आपको देखो ओ बी वेक्टर क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर, और ओ ए क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो आपको जब भी डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर चाहिए तो आप फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर आराम से कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपको डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा ट्राई करो, ठीक है। अ बॉडी इज
subjected to a force of F is equal to 2I cap plus j cap plus 7k cap, and it changes its position from 1 comma 2 comma 4 to 2 comma 0 comma 6. ठीक है, find the work done by the force in this process. ना ये क्वेश्चन है, अ बॉडी सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ इतना एंड इट चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम 1 comma 2 comma 4 to 2 comma 0 comma 6. फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन दिस प्रोसेस. ठीक है, चलो हमको बनाकर दिखाओ ये क्या आएगा इसका आंसर. ये जो आपका वेक्टर है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ट्राई करो इसको. आपका जो फोर्स का वेक्टर है वो क्या है, 2I कैप प्लस जे कैप प्लस 7k कैप, और 124 से 206. और तुम्हारा जो इनिशियल पॉइंट है मान लेते हैं ए, वो है 1 कॉमा 2 कॉमा 4, और जो फाइनल पॉइंट है बी वो है 2 कॉमा 0 कॉमा 6. तो आपको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालने के लिए तो आपको एफ का और एस चाहिए. और एस आपको कैसे मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकाल सकते हो, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, है ना. ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन. तो यहाँ से ओ बी वेक्टर क्या आ जाएगा, एक्स कितना है 2, तो 2I कैप प्लस 0j कैप प्लस 6k कैप. और यहाँ से ओ ए वेक्टर क्या आ जाएगा, I कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप. ठीक है, तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, दिस इज 2 माइनस 1, ये आई कैप बचेगा, 0 माइनस 2 ये माइनस 2j कैप बचेगा, और 6 माइनस 4 ये 2k कैप बचेगा. तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर आ गया. फोर्स का वेक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वर्क हो जाएगा एफ डॉट एस. एफ कितना हो गया, 2I कैप प्लस जे कैप प्लस 7k कैप, और डॉट आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 1 इंटू माइनस टू आ जाएगा, और 7 इंटू 2 14. वेरी गुड, 14 जूल इज द करेक्ट आंसर. बहुत बच्चों का आ रहा था. हाँ, लगभग सबका ही 14 जूल आया. जिनका भी 14 जूल आया है उनका आंसर करेक्ट है. जिनका भी 14 जूल आया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है. चोको है तुम्हारा आंसर, चोको, एकदम चोको, चोको आंसर है. वेरी गुड. ठीक है,
तो दिस कंप्लीट्स अबाउट डॉट प्रोडक्ट वाली चीज़ें भी हो गई है ना। ये थोड़ा सा पोजीशन वेक्टर का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, आप इसको याद रखना। इसके बाद जो फिजिक्स में हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, उसमें इन पोजीशन वेक्टर्स का भी यूज़ होगा, तो वहाँ पर हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा चीज़ है ही क्या है इसमें। ठीक है, चलो अब समय है क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ने का, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ने का। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट को आप रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, है ना। यहाँ पे क्रॉस है, मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन के दो सिंबल्स होते हैं, डॉट और क्रॉस। नॉर्मल स्केलर का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन जब वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो दोनों का मतलब अलग अलग होता है, डॉट का मतलब अलग और क्रॉस का मतलब अलग। सर डीसी पांडे है मेरे पास, एच सी वर्मा की हाँ बाबू, एच सी वर्मा की ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग एच सी वर्मा को थॉरली क्लास में फॉलो करेंगे ना, क्योंकि वो सबसे बेस्ट और मतलब बेसिक और बहुत अच्छी बुक है, हर बच्चे को वो बुक पढ़नी ही है अगर आपको फिजिक्स सीखनी है तो, है ना। तो एच सी वर्मा की बुक 100% रिक्वायर्ड है, आप उसको ले लीजिए। ठीक है, एच सी वर्मा सर की बुक में कॉन्सेप्ट्स थ्योरी सब बहुत अच्छे दिए गए हैं, है ना। और प्रॉब्लम भी इस तरीके का है कि कोई बच्चा अगर एलिमेंट्री लेवल पर है तो वो एकदम बेसिक बेसिक सिंपल क्वेश्चन से लेकर के और अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस तक भी कर सकता है, तो इसलिए एच सी वर्मा सर की बुक इज़ कंपलसरी। ठीक है, चलो फिलहाल इधर आ जाओ। वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और यहाँ पर क्या है आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ये आपका हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे आपने क्रॉस का सिंबल इस्तेमाल किया है। ठीक है, जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, और साथ में आएगा एन कैप। जब डॉट प्रोडक्ट करते थे तो ए बी कॉस थीटा आता था, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ए बी साइन थीटा आएगा, है ना। तो ए बी साइन थीटा ये तीनों चीज इस वेक्टर का क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। लेकिन इस बार साथ साथ में एक एन कैप भी आ रहा है। याद करो, देखो ये कैप है, इसका मतलब ये एक यूनिट वेक्टर है ना। देखो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो जब वो ए बी साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, लेकिन इस ए बी साइन थीटा को वो अपना डायरेक्शन दे देगा। मैंने ऑलरेडी बहुत बार आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं, हम चिल्ला चिल्ला के मैंने पूरा एक क्लास आपको यूनिट वेक्टर पढ़ाया है ना। यहाँ देखो कैप है, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चीज़ कैप वाला होता है इसका मतलब वो एक यूनिट वेक्टर होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड खुद कितना होगा, 1। तो वो 1 जब ए बी साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी साइन थीटा का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 1 इज द सेम नंबर, है ना। और उसके बाद लेकिन यूनिट वेक्टर एन कैप अपना डायरेक्शन इसको दे देगा। तो इस बार आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें मैग्नीट्यूड भी दिख रहा है, और एन कैप जो है वो अपने साथ डायरेक्शन भी लेकर आ रहा है। इसका मतलब इस बार जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाएगा तो आपका आउटपुट भी एक वेक्टर आएगा, इसीलिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। कितने बच्चों को पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया? कितने बच्चों को पॉइंट नंबर 1 क्लियर है? अगर आपको यूनिट वेक्टर में प्रॉब्लम है तो जाके आप वेक्टर का लेक्चर नंबर 1 देखिए, जल्दी से बल्ब जला दो अगर क्लियर है तो। ठीक है, ठीक है, यानी कि जब भी आप वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ए बी साइन थीटा आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे देगा, क्योंकि ए बी साइन थीटा सब नंबर्स हैं, तो ये आपको मैग्नीट्यूड दे देंगे। और एन कैप जो है वो इस रिजल्ट है, मतलब जो वेक्टर प्रोडक्ट जो वेक्टर आएगा, जो इन दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करके भी एक वेक्टर आएगा, तो वो ए बी साइन थीटा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और एन कैप जो है वो उस वेक्टर का डायरेक्शन है। ठीक है, चलो ध्यान से सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से बाबू देखना, एक कंडीशन है, एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तभी ले सकते हैं जब दोनों वेक्टर आपस में कोप्लेनर होते हैं। जैसे हम यहाँ पे वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी।
है ना। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट इनका तभी ले सकते हैं जब वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कोप्लेनर का मतलब होता है वेक्टर्स lying in the same plane। ठीक है, वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन, है ना। तो आपके पास अगर ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है तो ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है ना। तो इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तभी किया जा सकता है जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो। कंडीशन क्या है? वेक्टर्स ए और बी को प्लेनर होने चाहिए। मतलब अगर ये वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो ही आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं, नहीं तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने का फिर कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, अगर आप वेक्टर ए और वेक्टर बी अलग अलग प्लेन में हो जाए तो फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लिया जाएगा। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ना, और ये एक वेक्टर है। मैंने ये ले लिया वेक्टर ए और ये मैंने ले लिया वेक्टर बी। ये दोनों वेक्टर मैंने देखो बोर्ड के ही प्लेन में बनाए हैं, है ना। मान लेते हैं कि ये बोर्ड मेरा कौन सा प्लेन है ना। यहाँ दिखाने के लिए हम ये दिखा देते हैं कि ये जो बोर्ड है मेरा ये एक्स वाई प्लेन है ना। इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। तो ये दोनों वेक्टर्स मैंने किस प्लेन में बनाए हैं? एक्स वाई प्लेन में बनाए हैं ना। तो ये दोनों वेक्टर ए एंड वेक्टर बी किस प्लेन में लाई कर रहा है? एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। सिंपल, ये दोनों वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी मेरा एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आप और यहाँ पे देखो दोनों वेक्टर का अरेंजमेंट कैसा है? टेल टेल। तो यानी ये थीटा हो गया एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, है ना। थीटा ये हो गया। तो थीटा जो है वो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है। दोनों वेक्टर आपके कोप्लेनर हैं। ये कंडीशन है, ये कंडीशन। अगर वेक्टर्स कोप्लेनर नहीं होंगे तो आप कभी भी उनका वेक्टर प्रोडक्ट नहीं ले सकते, उनका क्रॉस प्रोडक्ट नहीं ले सकते। ये कंडीशन है, ये सेटिस्फाई होना ही चाहिए, तब जाके आप किसी दो वेक्टर का क्या लेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो जब आप ये लिखोगे, जब हम ये लिख दे रहे हैं इसका मतलब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड का डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ए, जहाँ ए क्या है? ए इज मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए को हम ए बोल रहे हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी को हम बी बोल रहे हैं, और साइन थीटा में थीटा जो है वो बेसिकली एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है। ठीक है, सिंपल। जैसे बस वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता था, यहाँ पर साइन थीटा आ रहा है। मैग्नीट्यूड में बस इतना ही फर्क है, ए बी कॉस थीटा और यहाँ पर ए बी साइन थीटा। कोई दिक्कत है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम मान लेते हैं बाबू कि ये जो चीज़ है ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। तो ये आपका पूरा जो बोर्ड का प्लेन है ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया। इस प्लेन में हम दो वेक्टर ले लेते हैं, ये हो गया मेरा वेक्टर ए और ये हो गया मेरा वेक्टर बी। तो जब हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करेंगे तो हम लिखेंगे इसको ए बी साइन थीटा और साथ में लगाएंगे एन कैप। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि ये एन कैप क्या है। ये बात तो फिक्स है कि एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, तो वो डायरेक्शन लेकर आ रहा है जिसके कारण इन दोनों का प्रोडक्ट भी एक वेक्टर आ रहा है। ये सारी बातें तो डिस्कस हो चुकी, लेकिन ये एन कैप कैसा डायरेक्शन है ना। एन कैप कैसा डायरेक्शन है? तो ये जो एन कैप है ये एक यूनिट वेक्टर है जो क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। और डायरेक्शन कहाँ है? ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लेंगे, तो रिजल्टेंट तो एक वेक्टर आएगा और उस वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के जिस प्लेन में ए और बी लाई कर रहे हैं, है ना।
तो पर इसका डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी किस प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद जो वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी होगा, ठीक है। अब कैसे इसको लेते हैं, तो इसको लेने के लिए एक रूल है हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल। अपना राइट हैंड लेना है, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। राइट हैंड को, जैसे आपका ये हैंड है, राइट हैंड है, तो आप इसको मोड़ इस तरीके से सकते हैं, इस वाले तरफ से अपने हाथ को मोड़ते हैं आप। हम बोले कि इस तरफ से अपने हाथ को मोड़ दो, तो आप मोड़ पाएंगे क्या? नहीं। तो इस तरफ से आप अपने हाथ को मोड़ेंगे। अब देखो क्या करना है, आपको निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल जो है वो बेसिकली डायरेक्शन के लिए ही है ना। राइट हैंड थंब रूल जो है वो डायरेक्शन निकालने के लिए ही यूज किया जाता है। तो ए क्रॉस बी करना है, पहले ए है बाद में बी है, तो जो पहला वेक्टर कौन सा है? ए वेक्टर। तो आप ए वेक्टर पे अपना राइट हैंड ऐसे रख देंगे, है ना, और क्रॉस बी, तो ए को बी के तरफ मोड़ेंगे ऐसे। देखो ए पहले वेक्टर के डायरेक्शन में अपना हाथ रख दिया और मोड़ के ले जाना है दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में, तो ये हो गया देखो वेक्टर ए, और मोड़ कर ले जाएंगे बी वेक्टर के डायरेक्शन में। तब देखो आपका ये जो थंब है, ये थंब है, ये थंब इन दोनों इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर निकल रहा है कि नहीं? तो थंब का जो डायरेक्शन है वही आपके रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन है। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो वेक्टर आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। इसको आप बोल सकते हो आउट ऑफ द प्लेन। क्या बोल सकते हो? आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वेक्टर ए और वेक्टर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो डायरेक्शन आएगा, इसमें आप क्या बोलोगे? आउट ऑफ द प्लेन। कोई बता सकता है क्या कि इस डायरेक्शन का क्या नाम होगा? बाबू देखो ये एक्स, ये तो ऑलरेडी एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सेस होता है? एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सेस होता है? एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होता है? जेड एक्सिस, है ना। तो आपका जो डायरेक्शन है वो जेड एक्सिस, इस तरफ आउट ऑफ द प्लेन, है ना। तो आप बोल सकते हो कि ये जेड एक्सिस के तरफ है, परपेंडिकुलर जेड एक्सिस के तरफ है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप इसी क्वेश्चन में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए निकालते, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए निकालते, तो आप सबसे पहले अपना हाथ ले जाकर पहले वेक्टर के पास रखेंगे, ठीक है। तो बताओ हाथ को ऐसे रखें या ऐसे रखें? बताओ, पहला वाला सही है, पहला वाला सही है या दूसरा वाला सही है? बताओ, फर्स्ट सही है या दूसरा सही है? हाथ को कैसे रखना चाहिए? ये देखो, ये पहला तरीका और ये दूसरा तरीका, बताओ दोनों तरीके में से कौन सा तरीका सही है? ये है पहला तरीका, ये फर्स्ट तरीका है, और ये दूसरा तरीका है। बताओ दोनों में से कौन सा तरीका सही है? सब गलत है, दूसरा तरीका सही है ना बाबू। अगर आप अपने हाथ को ऐसे रखोगे तो आपको मोड़ कर ए के तरफ लाना पड़ेगा। देखो हम ए के तरफ रखे थे तो मोड़ के बी के तरफ ले गए थे, लेकिन जब आप बी के तरफ अगर ऐसे ही रख दोगे तो आप ए के तरफ मोड़ पाओगे क्या? आपका हाथ इस तरफ से मुड़ेगा क्या? नहीं मुड़ेगा। तो आपको अपने हाथ को ऐसे रखना पड़ेगा। ये हो गया बी, ठीक है, ये हो गया आपका बी। देखो ये थंब है और ये बी ऐसा। अब हम बी को ए के तरफ मोड़ सकते हैं, तो इस बार जो डायरेक्शन आ रहा है वो फिर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी आ रहा है, लेकिन इस बार बोर्ड के बाहर नहीं, बोर्ड के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो बी क्रॉस ए जो है वो इस बार इनटू द प्लेन जाएगा। आप बोल सकते हो कि बाहर को आपने पॉजिटिव जेड एक्सिस माना था, तो ये आपका नेगेटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है। तो बेसिकली राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्शन निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? डायरेक्शन निकालने के लिए। बाबू चमका क्या? थोड़ा डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया?
ए बी साइन थीटा तो सिंपल है ना, जैसे तुम ए बी कॉस थीटा कर लेते थे वैसे तुम ए बी साइन थीटा कर लोगे। अगर तुमको ए पता है, बी पता है, थीटा पता है, तो तुम यहाँ से मैग्नीट्यूड तो आराम से निकाल सकते हो। मेन जो कॉन्सेप्ट समझना है वो है डायरेक्शन का, और डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल आना चाहिए। मेरी बात बाबू ध्यान से समझो, आपको हमेशा डायरेक्शन निकालने के लिए, जैसे आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो पहला वेक्टर कौन सा है, तो आप पहले वेक्टर पे अपना हाथ ले जाके रखेंगे, लेकिन हाथ रखेंगे इस तरीके से ताकि आप उसको मोड़ के दूसरे वेक्टर के तरफ ले जा सकें। अगर हम यहाँ पर जाकर हाथ ऐसे रख दें तो क्या हम उसको ऐसे मोड़ कर बी के तरफ ले जा पाएंगे? नहीं मुड़ पाएगा। लेकिन ए के तरफ रखेंगे तो देखो मेरा हाथ मुड़ रहा है, देखो इस तरीके से हम हाथ को मोड़ सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर रखना था तो ऐसे रख रहे हैं। कितने बच्चों को ये पूरी बात चमक गई? थोड़ा जल्दी बताओ। सर अगर टू फोर्सेस एक प्लेन में लगेगा तो रिजल्टेंट थर्ड प्लेन में क्यों जाएगा? थर्ड प्लेन में नहीं बात कर रहे बाबू, देखो हम क्या बताए कि वो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है। तो हाँ, तुम हमको बताओ कि एक्स वाई प्लेन है, देखो आपके पास तीन एक्सिस होते हैं, ठीक है, आपके पास तीन एक्सिस है इस तरीके से, ठीक है, ऐसा मान लो, ठीक है। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, दिख रहा होगा आपको, है ना, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो ये पूरा प्लेन कौन सा प्लेन हो गया? एक्स वाई प्लेन, है ना, देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये वाला जो प्लेन है, ये प्लेन कौन सा है? ये पूरा एक्स वाई प्लेन है। तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस है? जेड। देखो ये वाला जो एक्सिस है, ये जेड एक्सिस जो है, ये पूरे एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है। तो अगर प्लेन के परपेंडिकुलर, अगर एक्स वाई प्लेन है तो इसका परपेंडिकुलर जेड एक्सिस हो गया। अगर एक्स वाई प्लेन है तो इसका परपेंडिकुलर जेड एक्सिस हो गया। अब ध्यान से देखो, अगर ये ए है और ये बी है तो ए क्रॉस बी ले रहे हैं तो बाहर की तरफ, और बी क्रॉस ए ले रहे हैं तो अंदर की तरफ। रघुनाथ क्लियर है क्या बाबू? रघुनाथ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? ये पॉजिटिव जेड एक्सिस और ये नेगेटिव जेड एक्सिस आपको समझ में आ गया? समझ रहे हो ना ये चीज है। अच्छा, इस बार अगर हम तुमसे क्वेश्चन पूछें कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए में क्या रिलेशन होगा? कंडीशन ये है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, पहला। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, सी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज ग्रेटर दैन वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज लेस दैन वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। बताओ इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही है? अगर आपके पास दुनिया में कोई भी दो वेक्टर है, मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दो वेक्टर है मेरे पास, और इन दोनों वेक्टर का हमको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, एक बार ए क्रॉस बी लेना है और एक बार बी क्रॉस ए लेना है। वेरी गुड, वेरी गुड। वेक्टर ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप मॉडुलस का बात करोगे तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी आपका ए बी साइन थीटा होगा, ठीक है। अगर आप मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस ए करोगे तो वो बी ए साइन थीटा हो जाएगा। तो आपको तो पता है कि ये दोनों सेम ही चीज़ है। लेकिन यहाँ पर आपने बिल्कुल देखा कि अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे थे तो डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन आ रहा था, और आप बी क्रॉस ए किए तो डायरेक्शन आपका इनटू द प्लेन आया। तो ये दोनों डायरेक्शंस आउट ऑफ द प्लेन और इनटू द प्लेन, ये दोनों डायरेक्शंस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, है ना। तो ऐसा कौन सा वेक्टर होता है जहां मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होता है? वेक्टर ए क्रॉस बी का भी मैग्नीट्यूड वही है और बी क्रॉस ए का भी मैग्नीट्यूड वही है, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, लेकिन ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है और बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन है वो क्या है? ऑपोजिट। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नेगेटिव ऑफ, इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। या उल्टा भी बोल सकते हो, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए जो है वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है। कितने बच्चों को चमक गया? थोड़ा कमेंट करो जल्दी जल्दी, बल्ब जलाओ अगर क्लियर है तो।
उज्जवल मिश्रा, आप क्लास टाइम पर ज्वाइन किया कीजिए, आप हर दिन 5 मिनट 10 मिनट लेट ज्वाइन करते हैं, ये सही नहीं है। ये क्लियर हो गया क्या बाबू? है ना, इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, ये डायरेक्शन वाली चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। कोई दिक्कत? चलो वेरी गुड। बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल सा चीज़ है। ये ए क्रॉस बी बाहर हो गया, बी क्रॉस ए अंदर हो गया। अगर आपके पास एक वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, और ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर आप इस केस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करेंगे, या इस केस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करेंगे, तो मेरे हिसाब से ये दोनों एक नल वेक्टर आएगा। ये दोनों एक नल वेक्टर आएगा। क्यों? क्योंकि आप मैग्नीट्यूड लोगे तो आप यहाँ लिखोगे a इंटू बी इंटू साइन 0, और यहाँ लिखोगे a इंटू बी इंटू साइन 180। तो साइन 0 की भी वैल्यू 0 होती है और साइन 180 की भी वैल्यू 0 होती है, तो सब 0 0 हो गया। मैंने आपको पढ़ाया था, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, डायरेक्शन तो फिर भी हो सकता है, डायरेक्शन तो फिर भी बोला जा सकता है परपेंडिकुलर वगैरह, लेकिन मैंने आपको बताया था कि वैसे डायरेक्शन का कोई सेंस भी नहीं बनता। नल वेक्टर का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि उसका जब मैग्नीट्यूड ही 0 है तो वो जो एरो था वो श्रिंक होकर पॉइंट हो गया था, वो जो एरो था वो श्रिंक होकर पॉइंट हो गया था, और पॉइंट के डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। फिजिक्स में फिजिकल सिग्निफिकेंस कोई नहीं है। इसका मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और वेक्टर बी क्रॉस ए दोनों जीरो हैं। हाँ, मतलब दोनों ही जीरो, ए क्रॉस बी भी जीरो है और इस केस में भी जीरो है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, या फिर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, देयर क्रॉस प्रोडक्ट results in a null vector, results in a null vector। ये कितने बच्चों को समझ में आ गया? ये कितने बच्चों को क्लियर है? जल्दी जल्दी बल्ब जलाओ। ओके, तो क्या क्या चीज़ें सीखे आपने वेक्टर प्रोडक्ट में अभी? वेक्टर प्रोडक्ट में मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखा जाएगा, इसका आउटपुट एक वेक्टर आएगा जहां ए बी साइन थीटा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा, और ये जो एन कैप जो यूनिट वेक्टर है, इसलिए एन, ये जो एन है ना, एन भी इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है? नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसलिए एन लिखा गया। एन कैप मतलब नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो एन कैप जो है वो बेसिकली आपको डायरेक्शन बताएगा। तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद एक वेक्टर आ रहा है। ये दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है। डॉट प्रोडक्ट में जब आप लेते थे तो आउटपुट एक स्केलर आता था, लेकिन जब आप वेक्टर प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो आपका आउटपुट एक वेक्टर आएगा। ठीक है, कंडीशन भी आपने समझ लिया कि कब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जब दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे? कोप्लेनर। ए बी साइन थीटा इसका मैग्नीट्यूड बताएगा, जहां ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। साइन थीटा में थीटा जो है वो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है।
फिर ये वाला आपने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा कि डायरेक्शन का क्या रोल है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। ये एन कैप क्या है, एन कैप यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन बता रहा है, और डायरेक्शन हमेशा कैसे होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी का प्लेन परपेंडिकुलर जो होगा वो आपका ये आ जाएगा। और इसको निकालने के लिए आप कौन से रूल का इस्तेमाल करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, है ना। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लेना है तो पहले वेक्टर में अपना हाथ रखो और दूसरे वेक्टर के तरफ मोड़ो, तो जो थंब है वो आपको डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बता देगा। ठीक है, ठीक है। जो थंब का डायरेक्शन होगा वही वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो ए क्रॉस बी किए तो बाहर आया, बी क्रॉस ए किए तो अंदर आया, तो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और वेक्टर बी क्रॉस ए एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं। वेरी गुड, आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है। और अगर आपके पास दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल हो गए, मतलब दोनों के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, तो उन दोनों केस में जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो ये नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, नल वेक्टर को। ठीक है। चलो अब बहुत ध्यान से हम एक चीज सिखाएंगे, ये सब चीजें तो सिंपल थी, अब बहुत ध्यान से हम आपको एक चीज सिखाएंगे, उसको सीखने की कोशिश करिएगा। अगर आपके पास वेक्टर इस फॉर्मेट में दे दे तो क्या करोगे, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, एंड वेक्टर बी इज माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, मान लो ये दिया है। ये मैंने दो वेक्टर ले लिए। अगर वेक्टर i कैप j कैप k कैप के फॉर्मेट में दिया है तब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेंगे। क्योंकि अगर आपको मैग्नीट्यूड दे दे, साइन थीटा दे दे, ए दे दे, बी दे दे, थीटा दे दे, तो आप ए भी साइन थीटा वगैरह से निकाल सकते हैं, है ना। थंब रूल से आप इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्मेट में है तो आप किस तरीके से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आप एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं हम आपको करके दिखाते हैं, जैसे हम करें आपको वैसे ही करना है। सबसे पहले एक बड़ा लाइन इधर और एक बड़ा लाइन इधर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे आई जे के, जो बता रहे हैं हमेशा वही होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करना है। तो पहला कौन सा है, ए, तो वेक्टर ए में आई का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो उसको आई के नीचे लिख देंगे। जे का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो उसको जे के नीचे लिख देंगे। और के का कोएफिशिएंट कितना है -1, तो उसको यहाँ लिख देंगे। ए क्रॉस बी लिखना है तो पहले वेक्टर ए का लिखा जाएगा। फिर बी है तो बी में आई कैप का कोएफिशिएंट -1, जे कैप का कोएफिशिएंट 2 और के कैप का कोएफिशिएंट 6। पहले बताओ यहाँ तक कितने लोग को समझ में आया। यहाँ तक इस तरीके से लिखना कितने लोगों को समझ में आ गया, जल्दी जल्दी बल्ब जलाओ। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। आई कैप लिखेंगे और एक ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस जे कैप लिखेंगे और एक ब्रैकेट खोल देंगे, और फिर प्लस के कैप लिखेंगे और एक ब्रैकेट खोल देंगे। ये लिख लीजिए पहले, ठीक है। चलो उसके बाद बहुत ध्यान से बाबू देखेंगे, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, ध्यान से देखिए। आई कैप की वैल्यू निकालने के लिए आई जिस कॉलम में है और आई जिस रो में है उसको काट दीजिए। आई की वैल्यू निकालनी है तो आई जिस कॉलम में है और आई जिस रो में है उसको काट देंगे। तो यहाँ पे आपको 4 डिजिट दिख रहे हैं, 4 नंबर्स दिख रहे हैं। तो आपको यहाँ पर हमेशा करना है राइट डायगोनल माइनस लेफ्ट डायगोनल। क्या करोगे, राइट डायगोनल माइनस लेफ्ट डायगोनल। ठीक है। तो राइट डायगोनल देखो, ये राइट डायगोनल हो गया, देखो ये राइट है और ये लेफ्ट है, ये राइट डायगोनल ये लेफ्ट डायगोनल।
तो आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 3 क्या कर देंगे 18, फिर बीच में माइनस, और 2 × -1 कितना हो गया -2, तो यहाँ -2 लिख देंगे। ठीक है, -2 हो गया। तो राइट डायगनल माइनस लेफ्ट डायगनल, राइट डायगनल की वैल्यू 6 × 3 18, फिर बीच में माइनस होगा, और 2 × -1 -2 होगा। क्लियर है? चलो, अब जब जे कैप की वैल्यू निकाली जाएगी तो जे जिस रो में है और जे जिस कॉलम में है उसको काटेंगे। तो जे वाला रो और जे वाला कॉलम और जे वाला रो कट गया, सॉरी, जे वाला रो और जे वाला कॉलम जो है वो कट गया। ठीक है, तो अब ये और ये कट जाएगा, तो कौन कौन से 4 डिजिट दिखेंगे आपको, 2 -1 -1 और 6, फिर राइट माइनस लेफ्ट, तो 6 × 2 कितना हो जाएगा 12, माइनस -1 × -1 कितना होगा 1, तो 1 हो गया। फिर k की वैल्यू निकालने के लिए k जिस रो में है, k जिस कॉलम में है और k जिस रो में है वो कट जाएगा, क्या बचेगा, ये 4 नंबर बचेंगे, ये और ये कट गया, तो 2 3 और -1 2, फिर राइट डायगनल 2 × 2 कितना होगा 4, माइनस -1 × 3 हो जाएगा -3। तो देखो 18 + 2 ये हो जाएगा 20 i कैप, ये हो जाएगा -11 j कैप, और 4 + 3 ये हो जाएगा 7 k कैप। ये आ गया आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, है ना। देखो इस बार मल्टीप्लाई करने के बाद एक वेक्टर आ रहा है, आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्मेट में ही आ रहा है, इसका मतलब रिजल्टेंट भी एक वेक्टर ही है। ठीक है, हमेशा याद रखना, राइट डायगोनल माइनस लेफ्ट डायगोनल, पहले राइट वाली चीज़ें मल्टीप्लाई होकर लिखी जाएंगी, फिर बीच में माइनस लगाया जाएगा, फिर लेफ्ट डायगोनल वाली चीज़ें मल्टीप्लाई होकर लिखी जाएंगी। कितने बच्चों को समझ में आया? अब ये माइनस जे कैप क्यों है रघुनाथ, ये हम आपको समय आने पर मैथ्स में बताएंगे, अभी आपको इतना मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट जानने की ज़रूरत नहीं है। जो हम आपको बता रहे हैं वो समय के साथ आप, जो हम बता रहे हैं बस उतना सीखने की कोशिश करिए, है ना। बिना मतलब का माइनर को माइनर ये सब चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी सा चीज़ है, लेकिन समय आने पर, अभी जो आप पढ़ा रहे हैं हम आपको वो पढ़िए। ठीक है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम लोग जो कोएफिशिएंट्स हैं वो -1 to the power of i + j लगाते हैं। ठीक है, -1 to the power of i + j, इस वाले कॉन्सेप्ट से हम लोग यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। अभी आपके लिए ये सब चीज़ काम का नहीं है, छोड़ दीजिए। जो सिखाया जा रहा है बस वो सीखिए, उसमें कभी ऐसा कभी नहीं होगा कि बीच में प्लस आ जाएगा, कुछ नहीं, जो चीज़ जैसे सिखाया है बस उसको फॉलो करो। ठीक है, समय आने के बाद बाबू रघुनाथ हम आपको खुद बता देंगे कि वो क्या है। ठीक है, थोड़ा आप और सीख जाइए पहले, है ना। जल्दी जल्दी बल्ब जला दो अगर आपको क्लियर है तो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और बना देते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। मान लो आपके पास वेक्टर ए दिया गया है 2i कैप -3j कैप +6k कैप, और वेक्टर बी है -i कैप +j कैप +3k कैप, और आपको निकालना है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, तो कुछ नहीं करोगे, जब भी वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्मेट में हो और आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो आप ऐसा दो डंडी खींचेंगे, यहाँ लिखेंगे आई, यहाँ लिखेंगे जे, यहाँ लिखेंगे के। अब क्या करना है, बी क्रॉस ए, तो पहले कौन सा वेक्टर लिखा जाएगा बी, बी में आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है -1, जे कैप का कोएफिशिएंट 1 और के कैप का कोएफिशिएंट 3। ए में आई कैप का कोएफिशिएंट 2, जे कैप का कोएफिशिएंट -3 और के कैप का कोएफिशिएंट 6। पहले ये लिख लीजिए। लिखने के बाद क्या करेंगे, आई कैप लिखेंगे एक डब्बा रेडी, माइनस जे कैप लिखेंगे एक डब्बा रेडी, और प्लस के कैप लिखेंगे और एक डब्बा रेडी। ठीक है, अब आई कैप की वैल्यू निकालने के लिए आई जिस रो में है और आई जिस कॉलम में है उसको काट देंगे, ये 4 नंबर बचेंगे। इसमें आपको हमेशा करना है राइट डायगनल माइनस लेफ्ट डायगनल, है ना, ये राइट ये लेफ्ट, तो हो जाएगा 1 × 6 6 माइनस -3 × -3 -9 हो जाएगा, लिख दिया -9। ठीक है, माइनस जे कैप, तो जे जिस रो में है जे जिस कॉलम में है वो कट गया,
क्या क्या बचा, -1 3 और 2 और 6। -1 इंटू 6 कितना हो गया, -6, फिर बीच में -3 इंटू 2 हो गया 6। फिर के कैप के लिए तो के जिस रो में है और के की जिस कॉलम में है वो कट जाएगा, तो ये 4 डिजिट बचेंगे। राइट वाला -1 इंटू -3 कितना होगा, 3, -1 इंटू 2 इज 2। तो ये क्या हो गया, 9 6 15, ये हो जाएगा 15 आई कैप। ये हो जाएगा -12 और माइनस माइनस मिलके प्लस, तो ये हो जाएगा 12 जे कैप। और 3 - 2 हो जाएगा 1 के कैप। दिस इज योर आंसर। तो ये हो गया आपका वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। अब बोलो क्लियर है क्या? पूजा श्रेया क्लियर हो गया क्या? पूजा श्रेया क्लियर है क्या? ओके, चलो हम एक क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग बना के दिखाओ, ठीक है? वेक्टर पी इज 7 I cap plus 8 J cap minus 5 K cap, and vector Q is 3 I cap plus 2 J cap minus 5 K cap। तो आप वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q निकालो, और ये भी निकालो, वेक्टर Q क्रॉस वेक्टर P दोनों निकालो। वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q भी निकालो और वेक्टर Q क्रॉस वेक्टर P भी निकालो। चलो, ये आपका क्लास वर्क है, फटाफट करो। बहुत सिंपल सा चीज़ है, एक बार सीख जाओगे ना तो कर लोगे, है ना? बस थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ट्राई करो, इसको ट्राई करो। ट्राई करो बाबू, थोड़ा बैठे हम तब तक। ट्राई करो। है ना, लगभग 11 स्टूडेंट्स हैं जो जेई एडवांस देंगे मेरे आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स। तो और इससे भी बड़ा जश्न हो, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से जेई एडवांस देना है। और टेस्ट सीरीज भी हम लोग ले ही रहे हैं और आगे इसका फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाएंगे। टेस्ट सीरीज को आप मुझे जरूर दीजिए, हर एक बच्चा जो जेई एडवांस का एस्पिरेंट है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। कि मेंस जैसे एग्जाम में ना बाबू आपको क्या करना होता है,
अलग अलग आंसर आ रहा है भाई, क्या हो गया? चलो एक कर लेते हैं। तो ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप, पी क्रॉस क्यू करेंगे तो पी में ये हो जाएगा 7, 8, -5, और क्यू करेंगे तो 3, 2, -5। ठीक है। आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। आई जिस रो में है, आई जिस रो में है, आई जिस कॉलम में है, जिस रो जिस कॉलम में है काट दिए, क्या बचा? 8 × -5 इज -40। फिर बीच में माइनस, और 2 × -5 -10, -10 हो गया। माइनस जे कैप, जिस रो जिस कॉलम में है काट दिए। 7 × -5 -35, -3 × -5 इज -15। के कैप, जिस रो जिस कॉलम में है काट दिए। 7 × 2 14, -8 × 3 24। ये हो गया -40 + 10 कितना हो जाएगा? -30। तो ये हो जाएगा -30 आई कैप। -35 + 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -35 + 15 कितना बचेगा? -20। वो माइनस माइनस इससे मिलके प्लस हो जाएगा, दिस इज योर 20 जे कैप। और 14 -24 ये हो जाएगा -10 के कैप। तो चेक कर लो, ये आंसर आएगा। -30 आई कैप प्लस 20 जे कैप -10 के कैप इज द करेक्ट आंसर। जिनका ये आया है उनका सही है, जिनका नहीं आया है उनका गड़बड़ है। ये अच्छा अच्छा, ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई, ये 8 है बाबू, 8 है। सॉरी, ये 8 है, 8। लिखने में मिस्टेक हो गया, ठीक है। अगर कोई बच्चे 5 लेकर बनाए थे तो वो भी अपना देख लीजिए ना, अगर आपने सही प्रोसेस किया है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आ गया, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा चीज़ है, आप कर सकते हैं आराम से। ओके ओके, कुछ बच्चे ने यहाँ पर 5 पुट करके बनाए थे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रोसेस चेक कर लीजिए, अगर आपने इसी तरीके के स्टेप्स फॉलो किए हैं तो बिल्कुल सही है। ओके चलो। मान लेते हैं कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के जो साइड्स हैं वो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। और इनके बीच का ये जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। ये वेक्टर ए है, ये अरेंजमेंट आपका टेल टेल है, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी, ट्रायंगल के दो साइड को वेक्टर ए और वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हम निकालने में इंटरेस्टेड हैं कि हमको इस एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, हमको इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए।
तो बचपन से सबको पता है कि ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से मिल जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन जैसी चीज़ करेंगे और यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर गिरा देंगे और यही आपका हाइट हो जाएगा एच, और बेस तो ये हो ही जाएगा, है ना, ये बेस हो जाएगा। ये वेक्टर ए आपका क्या हो गया, वेक्टर ए आपका बेस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अब तुम डायरेक्टली, तुमको तो कंपोनेंट लेना आ गया ना यार। अब ये वेक्टर बी है और ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर बी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा बी साइन थीटा। तो अगर हम यहाँ पे एच को बी साइन थीटा लिख सकते हैं क्या, जल्दी बता दो बाबू। तुमको वेक्टर का कंपोनेंट लेना आता है, ठीक है, ये बी है, ये थीटा है, तो जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस थीटा, तो इस वेक्टर ए का इस पर प्रोजेक्शन क्या आएगा बी कॉस थीटा, ये बी कॉस थीटा, तो ये क्या होगा बी साइन थीटा। तो बी साइन थीटा और ये सब एच कितना होगा बी साइन थीटा, जल्दी बोलो, एच क्या हो जाएगा, अरे बोलते क्यों नहीं हो जी, जल्दी बोलो। ठीक है, तो एच हो गया आपका बी साइन थीटा। ठीक है, तो आप एरिया निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है एक वेक्टर ए, तो इसका लेंथ लेना है तो हम ए ले लेते हैं, है ना, ए क्या है, दिस इज मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। अरे बेस लेना है ना, दिस इज बेस, ये लेंथ लेना है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, और इनटू हाइट, हाइट क्या हो गया बी साइन थीटा। थोड़ा ध्यान से बाबू देखो तो तुम इसको 1/2 इंटू ए बी साइन थीटा लिख सकते हो, और ए बी साइन थीटा कुछ नहीं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होता है। इसका मतलब अगर आपके पास दो वेक्टर दिए गए हैं, अगर आपके पास दो वेक्टर दिए गए हैं तो आप उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, उनका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, है ना, और फिर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। कितने बच्चों को ये बात चमक गया, जल्दी जल्दी कमेंट करो, है ना, जल्दी जल्दी बल्ब जला दो अगर आपको समझ में आ गया ये फॉर्मूला। वेरी गुड, आइए आते चले जाइए। आपके पास ये फिर मैंने एक ट्रायंगल लिया है, ठीक है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये सब दिया गया है। इस ट्रायंगल को अगर हम थोड़ा सा आगे कंस्ट्रक्ट कर दें, इसके पैरेलल यहाँ पर एक चीज़ खींच देते हैं और इसके पैरेलल यहाँ पे एक चीज़ खींच देते हैं, तो मेरे हिसाब से बाबू ये जो ट्रायंगल है ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। कुछ नहीं, एक ट्रायंगल है और उसी एक ट्रायंगल को ऐसे पलट करके जोड़ दिया, तो दो ट्रायंगल को ऐड कर दिया, दो ट्रायंगल्स को जोड़ दिया तो एक पैरेललोग्राम बन गया। सही है, ठीक है। एक ट्रायंगल का एरिया, जैसे इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो सिमिलरली इस ट्रायंगल का भी एरिया 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो टोटल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा 1/2 ऐड हो जाएगा, दिस इज 1/a क्रॉस वेक्टर बी। अरे बोलो, एक ट्रायंगल का एरिया तुम निकाल चुके, ये ट्रायंगल एकदम सेम है, तो जो एरिया इसका आएगा वो एरिया इसका आएगा, तो दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड ले लोगे, देखो वेक्टर ए आपको वेक्टर ए वेक्टर बी दिया है, आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया उसका मैग्नीट्यूड ले लिया तो पैरेललोग्राम का एरिया आएगा, और इसी को 2 से डिवाइड कर दोगे तो ट्रायंगल का एरिया आएगा। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल्स हैं। कितने बच्चों को चमका ये, जल्दी बल्ब जला दो अगर क्लियर है तो। अरे 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 हो गया अरे अरे, बस बस, इतना इतना हो गया, क्या कर रहे हो गया समझ गए,
बहुत बल्ब जल गया। ठीक है, बोलो डन। अच्छा, करेंगे क्वेश्चंस तो कल का। अब क्या है ना, अब वेक्टर आपका खत्म हो गया, वेक्टर आपका टोटल जितनी भी चीज़ें मुझे वेक्टर में आपको पढ़ानी थी वो सारी चीज़ें आपका खत्म हो गया। कल और परसों 2 दिन हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, मैं ढेर सारे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग क्लास में करेंगे यहाँ पर। और फिर आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, फिर टेस्ट वगैरह भी होगा। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली चलते रहेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो। यहाँ पे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा देख लो। जैसे मान लो आपके पास यहाँ आई कैप है, यहाँ जे कैप है, और ये के कैप है, इसको बोलते हैं व्हील। ऐसे डिंग डिंग डिंग, ये व्हील ध्यान रखना है। ठीक है, इस व्हील से आपको पता चलेगा कि जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो तीसरा वेक्टर कैसा मिलेगा। जैसे मान लो आपसे कोई पूछता है कि आप आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या मिलेगा, आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे। तो देखो यहाँ पे तीन चीजें हैं, आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, और ये कैसे चल रहा है देखो, एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखना कि एंटी क्लॉकवाइज जो है वो चीज़ें पॉजिटिव होंगी, और क्लॉकवाइज वाली जो चीज़ें हैं वो नेगेटिव होंगी। ठीक है, तो आई क्रॉस जे, आई से जे, पहला आई है फिर जे है, तो आई से जे कैसे जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो आई और जे तो हो गया, तो बचा क्या, तो यानी बचा हुआ तो के कैप ही आएगा। अब बचा प्लस के कैप या माइनस के कैप, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो पॉजिटिव, तो ये प्लस के कैप होगा। ठीक है, ये बहुत काम का चीज़ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जैसे मान लो हम आपसे पूछें कि के कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, के कैप क्रॉस जे कैप। ठीक है, तो ये देखो यहाँ के कैप है, के कैप के पास खड़े हो जाओ, और के कैप क्रॉस जे कैप, तो के से जे के तरफ जाना है, तो बताओ एंटी क्लॉकवाइज जाओगे या उल्टा होगे, क्लॉकवाइज जाओगे, क्लॉकवाइज जाओगे, तो नेगेटिव होगा। बचा क्या है, आई कैप, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप। ठीक है, आपसे कोई पूछे आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, तो पहला वेक्टर कौन सा है, आई कैप, तो आई कैप के पास खड़े हो गए। और आई कैप क्रॉस के कैप, तो आई से के तरफ जाना है, तो कैसे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे, तो क्लॉकवाइज में नेगेटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस जे कैप। हाँ, वेरी गुड, तो बस ये याद रखना, ये व्हील आपको काम आएगा, है ना, ये व्हील आपके क्वेश्चंस बनाने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, देख लो अच्छे से, इन सारी चीज़ों को देख लो। हाँ सही है, नेगेटिव जे कैप सही है। एक कॉन्सेप्ट है ट्रिपल प्रोडक्ट का। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है ट्रिपल प्रोडक्ट का। ठीक है, तो ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब सिंपल है, यहाँ थ्री वेक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, यहाँ थ्री वेक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे। जैसे मान लो आपके पास वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, और वेक्टर सी है, इन तीन वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना है। कितने तरीके से कर सकते हो, एक तरीका हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किया, और फिर इसके साथ क्रॉस ही कर लिया, मतलब दोनों जगह क्रॉस आ गया, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया, फिर एक तीसरे के साथ भी क्रॉस किया। फिर क्या हो सकता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कर दें, और डॉट में सी कर दें। और क्या हो सकता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अंदर डॉट कर दें, बाहर क्रॉस कर दें।
4। अगर आप ऐसा कर सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर लो और यहाँ पे डॉट वेक्टर सी कर दो। और कोई पॉसिबिलिटी? क्रॉस क्रॉस, क्रॉस डॉट, डॉट क्रॉस, डॉट डॉट, दो पोजीशंस थे। है ना, दो पोजीशंस हैं, या तो दोनों जगह क्रॉस आएगा, या एक क्रॉस एक डॉट आएगा, या एक डॉट एक क्रॉस आएगा, या दोनों डॉट आएंगे। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सारे पॉसिबिलिटी हो गए, बोर्ड पे लिख दिए मैंने। ठीक है, अब ये सब देख के डरना नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखो, मान लो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी, तो आपको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेने तो आता है, तो आप इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, जो वेक्टर आएगा उसका सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना। तो बेसिकली यहाँ पर दो बार क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, और इसका रिजल्टेंट भी क्या आएगा, एक वेक्टर ही आएगा। कितने बच्चों को ये पहला वाला क्लियर हो गया? कमेंट करो जल्दी। कितने बच्चों को ये पहला वाला क्लियर हो गया? देखो, आपने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिया, आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, आप ले लिए क्रॉस प्रोडक्ट, तो रिजल्टिंग भी एक वेक्टर आएगा। तो जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो वेक्टर आया है उसको आप वेक्टर की सी के साथ फिर क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए। तो दो बार क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, इसको करोगे तो भी वेक्टर आएगा, फिर वो वेक्टर और ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो फिर वेक्टर ही आएगा। वेरी गुड। ठीक है, चलो, तो ये हो गया, ये समझ गए। इसका क्या मतलब है? ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एक वेक्टर आएगा, फिर उस वेक्टर और वेक्टर सी के बीच में क्या है, डॉट, तो डॉट प्रोडक्ट ले लोगे। तो यहाँ पे एक बार क्रॉस करेंगे और फिर एक बार डॉट करेंगे। इसका आउटपुट क्या आएगा, कमेंट करो तो। इस वाले का आउटपुट क्या आएगा, कमेंट करो। इस वाले का आउटपुट क्या आएगा? वेरी गुड, स्केलर आएगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, वेक्टर, और वो वेक्टर और वेक्टर सी का क्या है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट लेने से तो क्या आता है, स्केलर ही आता है। तो ये हो जाएगा आपका स्केलर। तो ये भी सही है आपका। रघुनाथ समझ में नहीं आ रहा क्या बाबू? रघुनाथ क्लियर है? रघुनाथ संजीत, रघुनाथ संजीत क्लियर है क्या? इस पे चलते हैं। ठीक? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो पहले डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये एक स्केलर आ जाएगा, और एक स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई होगा। देखो, ए डॉट बी को मल्टीप्लाई करोगे तो एक स्केलर आएगा, मान लेते हैं वो स्केलर एम है, फिर वो स्केलर वेक्टर सी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा एम इंटू वेक्टर सी। ये स्केलर है और ये वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे इसको स्केलर मल्टीपल ऑफ अ वेक्टर, स्केलर मल्टीपल ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे अभी टाइमिंग के लिए। चलो नीचे वाला बताओ। फिर यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, ठीक है, यहाँ पे अरे स्केलर के लिए क्रॉस लगाओ या स्केलर के लिए डॉट लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो गया, स्केलर, और वो स्केलर का वेक्टर सी के साथ क्या है, डॉट प्रोडक्ट, है ना। एम स्केलर है, एम इज अ स्केलर, कोई नंबर होगा, अरे कोई नंबर होगा, 2 3 5 कुछ ऐसे नंबर होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है एक वेक्टर से, तो इसको भी क्या बोलेंगे, स्केलर मल्टीपल ऑफ अ वेक्टर, स्केलर मल्टीपल ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो एक बार रिजल्टेंट वेक्टर आया, एक बार रिजल्टेंट स्केलर आया, इन दोनों में भी जो रिजल्टेंट आएगा वो वेक्टर ही आएगा। इन दोनों का भी जो रिजल्टेंट आएगा, फाइनल जो आएगा वो वेक्टर ही आएगा। अगर तुम किसी नंबर से किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो ऐसा थोड़ी है कि वो स्केलर हो जाएगा, वो तो वेक्टर ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास वेक्टर सी है
2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और मेरा m है 5। ये स्केलर है तो मल्टीप्लाई करो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये बस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 इंटू 10 10i कैप प्लस 5 इंटू 3 15j कैप प्लस 5 4 दैट 20k कैप। तो रिजल्टेंट तो ये वेक्टर ही रहा ना, बस कुछ नहीं, बस एक स्केलर एक वेक्टर में मल्टीप्लाई हो रहा है, बस एक स्केलर जो है वो वेक्टर में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बस इस तरीके से चीज़ें रह जाएंगी, तो फाइनली तो वेक्टर ही दिखेगा। कितने बच्चों को ये पूरी बात समझ में आ गई? जल्दी से बल्ब जला दो अगर ये टोटल क्लियर है तो। अरे कुछ नहीं बाबू, ये मतलब है एक स्केलर एक वेक्टर में मल्टीप्लाई हो रहा है, यही मतलब है। पांच स्केलर था और इस वेक्टर में मल्टीप्लाई हो रहा था, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो। यानी यानी ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट है, हो गया, कितना कमेंट कर रहे हो? ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट है आपका, इस ट्रिपल प्रोडक्ट में ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट है, इन ट्रिपल प्रोडक्ट में यही चार केसेस पॉसिबल हैं। उसमें से 3 में वेक्टर आ रहा है और एक में स्केलर आ रहा है। स्केलर मतलब यहाँ पर आपका आउटपुट एक नंबर आएगा, यहाँ पर आपका आउटपुट एक नंबर आएगा। ठीक है, ये जो नंबर आता है ना बाबू, देखना थोड़ा एक चीज को एनालाइज करने की थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर हम आपके पास एक वेक्टर देते हैं तो एक वेक्टर से सिर्फ आपको लेंथ मिल रहा था, दो वेक्टर थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो आप इन दोनों का कुछ मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर रहे थे तो आपको एरिया वगैरह मिल रहा था। तो अगर आपके पास 3 वेक्टर हैं ए बी और सी, और आप तीनों को मल्टीप्लाई करते हो इस तरीके से कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और फिर डॉट सी ले ले, तो ये 3 वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है और आउटपुट एक स्केलर है। बताओ ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करना चाहिए? एक वेक्टर अकेला 1 डायमेंशनल लेंथ था, दो चीजों से एरिया आया, तो 3 चीजों से क्या आना चाहिए? ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी जो स्केलर आ रहा है, ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए? जल्दी कमेंट करो। एग्जैक्टली वॉल्यूम, है ना। एक वेक्टर तो अकेला वो तो लेंथ बताएगा, एरो जो होगा उसका वो लेंथ बता देगा। दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से आप पीछे देख रहे थे, आप एरिया निकाल रहे थे, तो 3 वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से, क्योंकि वॉल्यूम एक स्केलर होता है, वॉल्यूम इज नॉट अ वेक्टर, है ना। वॉल्यूम जो है वो क्या है, एक वॉल्यूम क्या है, एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है। तो इसीलिए ये वाला चीज वॉल्यूम रिप्रेजेंट नहीं कर सकता था, ये वाला चीज वॉल्यूम रिप्रेजेंट नहीं कर सकता था, ये वाला चीज वॉल्यूम रिप्रेजेंट नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि आउटपुट में एक वेक्टर आ रहा है, और जबकि वॉल्यूम क्या होता है, एक स्केलर होता है। वॉल्यूम क्या होता है बताइए, एक स्केलर होता है। इसलिए सिर्फ ये वाला जो ट्रिपल प्रोडक्ट है जिसका आउटपुट एक स्केलर है, वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। और कौन से वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है? इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप। नेक्स्ट क्लास में तुम हमको बताओगे कि पैरेललो पाइप क्या होता है ना। नेक्स्ट क्लास में तुम हमको बताओगे कि पैरेललो पाइप क्या होता है। जैसे कभी भी आपको किसी क्वेश्चन में पूछे कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप निकालिए, इसका मतलब आपको ये वाला प्रोडक्ट निकालना है। पहले दो वेक्टर का क्रॉस ले लेना है और फिर तीसरे वेक्टर के साथ क्या ले लेना है, डॉट, है ना। दो वेक्टर का क्रॉस ले लेना है और फिर उसका तीसरे वेक्टर के साथ क्या ले लेना है, डॉट ले लेना है। कितने लोग को ये पूरा कॉन्सेप्ट ट्रिपल प्रोडक्ट का चमक गया? थोड़ा जल्दी जल्दी बल्ब जला दो अच्छे से। ओके, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स योर वेक्टर। वेक्टर यहाँ पर आपका पूरे तरीके से थ्योरी कंप्लीट हो गया, है ना। आप अच्छे से, आपका ये होमवर्क है कि आप अच्छे से पूरा वेक्टर पहले लेक्चर से लेकर 6th लेक्चर तक पूरे वेक्टर को अच्छे से देखकर जो जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सिखाए हैं उनको आप अच्छे से कर के, और तब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तब हम लोग यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा आपको हैबिट लग जाएगा। अभी तो बस आपने थ्योरी पढ़ा है, जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स कैसे यूज़ करने हैं। तो मैं आपको एक दो क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस बनाकर दिखाऊंगा, और फिर आप उसके बाद
मतलब खुद से ट्राई कर सकते हैं आपके असाइनमेंट वगैरह से। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।